अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग पीटी लेते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट हम अलग अलग करके, जैसे हम लोग कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लिए हम जैसे लेते हैं, जैसे 68 हुआ, 69 होगा। दूसरी तरफ हम CDPO के लिए भी अलग से पीटी लेते हैं। और भी कुछ परीक्षाएं हैं जिसके लिए हम पीटी लेते हैं, जिसका कि मोर और लेस पेपर सेम है। हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी लेते हैं, तो उसका एक लॉ का थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन बाकी सब पेपर सेम है। सरकार के साथ हम लोगों ने इस पर विचार विमर्श करके ये तय कर लिया है कि अब साल में एक बार कॉमन पीटी होगा। साल में एक बार कॉमन पीटी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 69th की जो परीक्षा होगी उसी में सम्मिलित हम करेंगे अन्य जो सिमिलर नेचर के जो एग्ज़ाम्स पीटी का हम कराते हैं, जैसे CDPO का मैंने आपको एक उदाहरण दिया, और भी है, वो सभी का एक ही साथ होगा, परीक्षा एक साथ होगा। पीटी रिजल्ट अलग अलग होगा, क्योंकि एक ही कैंडिडेट हो सकता है कि वो कंबाइंड सिविल के लिए भी हो और वो इसके लिए एक CDPO के लिए भी हो, तो रिजल्ट दोनों में अप्लाई कर रहा हो, दोनों के लिए अगर वो एलिजिबल है, दोनों में अप्लाई करेगा, वो टिक लगाएगा दोनों के लिए, तो उसका दोनों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगा। क्योंकि दोनों परीक्षा हम एक साथ ले रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ उसका सेपरेट है, तो इसीलिए वो एक ही परीक्षा देगा, उसका एक तरह समझें कि आप उसका एक स्कोर हो जाएगा, और उसके बाद वो वैकेंसी के हिसाब से चूँकि अलग है उसका मामला CDPO का, तो उसका उसी स्कोर से CDPO का भी उसका मेरिट लिस्ट निकल आएगा। तो मेरिट लिस्ट अलग अलग होगा, जैसे अभी भी होता है, परीक्षा कॉमन होगा। CDPO के अतिरिक्त कौन-कौन ऐसा होगा? और भी 4-5 हैं, मैं बता दूंगा, उसका आप लोगों को निकल जाएगा नोटिफिकेशन उसका। जैसे APP का, उसके लिए लॉ के लिए तो वो हम लोग एक दूसरे दिन उसका पेपर, लॉ का एक अतिरिक्त पेपर कर लेंगे, लेकिन जो कॉमन पेपर्स है ना वो एक साथ होगा। और कॉमन पेपर एक साथ होगा, लेकिन उसका रिजल्ट अलग अलग होगा। 69 कंबाइंड सिविल सर्विस का जैसे निकलता है तो वैसे निकलेगा, CDPO का जैसे निकलता है वैसे निकलेगा, परीक्षा एक होगा। इस पीटी में भी हम इसको बखूबी लागू करेंगे, और इस बार कोई भी कंट्रोवर्सी से हम नहीं होगा। अब रही बात कि भविष्य में, जैसे मैंने कहा कि कई हम लोग चेंजेस करेंगे, तो हम 69th पीटी के बारे में बताने के पहले हम 68th मेंस का हम कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं। 68th मेंस की परीक्षा हमारे कैलेंडर के हिसाब से 12 मई को निर्धारित है, 12 मई से। उसमें GS का पेपर्स जो रहेगा, GS 1, GS 2 और ऐसे, ये मेरे मुख्य पेपर्स हुए, और क्वालिफाइंग नेचर के हैं, वो हिंदी है और ऑप्शनल पेपर है जो MCQ बेस्ड है। इसमें GS पेपर 1 और पेपर 2 जो रहेगा, ये क्वेश्चंस को हम रीअरेंज करेंगे। सिलेबस सब वही है, क्वेश्चंस की संख्या भी करने की उतना ही रहेगी जितना पहले, लेकिन अभी आपने देखा होगा 67th मेंस के ऑप्शनल पेपर में हमने क्वेश्चन को रीअरेंज किया था, एक फॉर्मेट नया चेंज किया था, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हर सेक्शन का अनिवार्य किया था, दूसरा क्वेश्चन में 2 विकल्प था, दोनों में से एक को करना था, फिर तीसरा क्वेश्चन में दोनों में से एक करना। एग्जैक्टली वही पैटर्न हम GS 1 एंड GS 2 में 68th मेंस में वही इसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन रखेंगे। सिलेबस वही है, क्वेश्चंस के पैटर्न मतलब नंबरिंग सिस्टम रीअरेंजमेंट इस तरह से रहेगा। ऐसे के बारे में ज़्यादा हम लोगों ने नहीं बतलाया था, लेकिन हम अब ऐसे के बारे में बताएंगे। हमने जानबूझ करके उस समय नहीं लोगों को बताया, क्योंकि अभी पहले लोग पीटी अपने शांति से दे दें, और जब पीटी जब वो कर लेंगे उसके बाद ऐसे की बात। ऐसे जो है वो कभी भी वो GS पेपर का एक्सटेंशन नहीं होगा, मतलब कि वो GS की जांच नहीं है। GS के लिए तो GS 1 एंड GS 2 है ही, जनरल स्टडीज का पेपर है ही। ऐसे जो रहेगा वो आपका राइटिंग स्किल और एनालिटिकल स्किल्स को ही देखेगा, वो आपके GS का फिर से परीक्षा नहीं ले रहे हैं हम ऐसे अलग है,
उसको जीएस से कोई लेना देना नहीं होगा। उसमें 3 सेक्शंस रहेंगे, 300 नंबर का है वो, इसमें 3 सेक्शन रहेंगे, 100 नंबर के 3 सेक्शंस रहेंगे। हर सेक्शन में 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे, ये उसका फॉर्मेट रहेगा। 4-4 क्वेश्चंस रहेंगे हर सेक्शन में, उसमें से एक करना है तीनों में। उसमें 2 तो आप समझें कि जीएस नहीं है, तो आप सिलेबस उसका सेम है जो कहीं भी रहता है, सिलेबस में हम कोई एक्स्ट्रा नहीं करें, लेकिन उसके लिए मेरा मानना है कि उसके लिए आपको ऐसे न्यूट्रल टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसमें कि आपके अपनी जो एनालिटिकल स्किल है, विश्लेषण की क्षमता है और आपकी जो लेखनी की जो क्षमता है, उसका ही आपका करना है। आपको कोई उसके लिए विशेष कहीं पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको जरूर प्रैक्टिस जरूर करने की ज़रूरत पड़ेगी। पढ़ना ज़्यादा नहीं है, आपको कोई भी चीज़ के बारे में अपना विचार जरूर रखना है। कोई भी चीज़, छोटा छोटा चीज़ भी हो सकता है, कोई बड़ा चीज़ हो सकता है, फिलोसफिकल चीज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहावत हो सकता है, मुहावरा हो सकता है, उसका आप एनालिसिस कीजिए। चोर की दाढ़ी में 3 का, मान लें अगर ये एक सवाल है, तो कहने का मतलब है कि इसके लिए आप कोई किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना आप इसको किस तरीके से आप लिखते हैं, कोई लिख सकता है उसको बहुत ह्यूमरस तरीके से लिख सकता है, कोई उसको फिलोसफिकली लिख सकता है, कोई कुछ और लिख सकता है। तो ये आपके लेखन की क्षमता और आपके विश्लेषण की क्षमता का आकलन है। और इसमें 4-4 ऑप्शन रहेंगे हर सेक्शन में और 100 नंबर के रहेंगे। तीसरा सेक्शन जो होगा वो थोड़ा बिहार ओरिएंटेड रहेगा, बिहार राज्य, बिहार से ओरिएंटेड होगा। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका, जैसे मैंने बताया कि जीएस का वो पेपर नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिट्टी चोखा के बारे में आपको क्या कहना है, उसका मतलब कुछ भी इस तरह का चीज़ पूछा जा सकता है जो कि बिहारी लोगों को उसमें फ़ायदा होगा। और ये उद्देश्य भी है कि उनको प्राथमिकता मिले, इसलिए उसमें वो बिहार ओरिएंटेड और बिहारी संस्कृति, बिहारी कला, बिहार के बारे में मतलब कुछ ऐसी बातें होंगी, कहावत, जो जिस पर कि वो आधारित होगा। आपका जनरल नॉलेज का वो टेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपको बिहार के बारे में, बिहार के लोग जो रहेंगे वो उसको बखूबी समझेंगे और उसी तरह से रहेगा वो। उसमें खास करके उसके जो अगर हम मान लें कि कोई, हम सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन रहेगा, हम खाली उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हम बिहार में जैसे कहावत है भोज घड़ी कोहड़ा, ठीक है, भोज घड़ी कोहड़ा। अब बिहारी जो लोग होंगे वो अच्छी तरह समझेंगे इसको, भोज घड़ी कोहड़ा का क्या मतलब होता है। इसको अगर हम नॉन बिहारी अगर कोई बाहर से अगर आते हैं तो उनको थोड़ा कठिनाई होगी इसको समझने में। अगर हम इसको, हर मेरा क्वेश्चन जो रहता है वो बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो इंग्लिश में नहीं रहेगा, रोमन लिपि हो सकता है, मतलब कि इंग्लिश का में ट्रांसलिट्रेशन हो सकता है। मतलब हम भोज घड़ी कोहड़ा को हम BHOJ भोज घड़ी का GHARDI इसी तरह से लिख देंगे उसको। लेकिन हम चाहेंगे कि जो हमारे बारे में, बिहार के बारे में जो लोग ज़्यादा जानते हैं, जो समझते हैं, उनको प्राथमिकता मिले, और इसीलिए ये तीसरा क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। तो ये हुआ हमारा इसका। ऑप्शनल में थोड़ा सा हम लोग जो MCQ है क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें हम लोग थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं। इसका अभी हम लोगों ने देखा कि इसको हमें 3 घंटे करने की ज़रूरत नहीं है ऑप्शनल, क्योंकि ये MCQ बेस्ड है। इसका क्या होगा, ये एक मतलब एंटरटेनमेंट वैल्यू इसका सिर्फ हो सकता है, मनोरंजन के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन इससे आप कैसे कह सकते हैं कि हमने अच्छा किया तो दूसरा वाला बेवकूफ़ था, वो भी अच्छा किया होगा ना। अगर हम अच्छा किए तो वो भी अच्छा किया होगा, और हम खराब किए होंगे तो हो सकता है वो भी खराब किया हो। तो ये तो रिलेटिव है। इसमें 3-3.5 लाख लोग अगर देते हैं, उसमें हम यहाँ से बैठे बैठे 100 लोगों का पूछ करके हम बता दें कि भाई यह कट ऑफ होगा, और लोग तरह तरह के चैलेंज करते हैं, उसका उस पर विवाद खड़ा करते हैं। ये तो इसको भी अभ्यर्थियों को समझना होगा कि इस कट ऑफ के अटकलबाजियों से बचने के लिए कठिन प्रश्न होंगे तो कट ऑफ कमेगा कि बढ़ेगा? कम होगा, ज़्यादा होगा, उससे क्या मतलब है। हमको तो ऊपर से जो, अगर हमको 10 गुना लेना है अपने वैकेंसी के, तो जो ऊपर से आएंगे
वो कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है उसमें। 324 है तो सर कितना 3,500 3,500 दे दिए क्या? आप कैसे आप समझ सकता है कि हम ही अच्छा करेंगे, दूसरा नहीं अच्छा करेगा, 3,500 है फाइनल। ना। एक पीटी अभी हुआ, इसमें हम लोगों ने ई ऑप्शन को 2 भाग में बांट दिया था। इसमें ई ऑप्शन में जो पहले लोगों का यह शिकायत रहती थी कि भाई आप ई ऑप्शन में 2 ऑप्शन डाले हुए हैं, मोर देन वन और नन ऑफ द अबव, दोनों उसी में डालें। इस बार हम लोगों ने उसको तोड़ करके 2 अलग अलग कर दिया। 5 ही ऑप्शन रखे, लेकिन ए बी सी डी ई, ये 5 ऑप्शन में डी ऑप्शन था मोर देन वन ऑफ द अबव और ई ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। लेकिन मैंने पहले भी कई अवसरों पर बताया है कि लोग ये समझते हैं कि ई ऑप्शन जो है वो एक तरह से सेफ्टी वॉल्व है। वो इसलिए लोग समझते हैं क्योंकि ई ऑप्शन जो है वो पैसिव ऑप्शन है, इसका हम उपयोग नहीं करते हैं, जब मिस्टेक होता है तब उसको उपयोग करते हैं। ये भ्रांति लोगों के मन में तोड़ने की आवश्यकता थी, और इसलिए इस बार ई ऑप्शन जो था, अब तो वो 2 भाग में टूट गया, डी और ई, और पांचों के पांचों ऑप्शन जो थे वो एक्टिव ऑप्शन थे। पांचों के पांचों ऑप्शन थे वो एक्टिव ऑप्शन थे। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि भूलवश ऐसा होगा, नहीं, जानबूझ करके वैसा किया गया, जानबूझ करके वैसा किया गया, और इसमें पांचों ऑप्शन एक्टिव ऑप्शन थे। इसलिए तुक्का कैसे लगाएं, इस ई ऑप्शन को छोड़ देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, वो सब बेकार बात था। मैं भी देखता रहता था, मैं सोच कर कहता है कि क्या करें इन लोगों का। अब अभ्यर्थी ही समझेंगे कि क्या करना चाहिए, उनके कितना सलाह उनका काम आया, कितना नहीं आया काम। लेकिन ये पांचों ऑप्शंस एक्टिव ऑप्शन थे, और इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि हम उसको जान भूलवश क्या रख दिया, ऐसा नहीं था। सब क्या होगा, ये एक मतलब एंटरटेनमेंट वैल्यू इसका सिर्फ हो सकता है, मनोरंजन के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन इससे आप कैसे कह सकते हैं कि हमने अच्छा किया तो दूसरा वाला बेवकूफ़ था? वो भी अच्छा किया होगा ना। अगर हम अच्छा किए तो वो भी अच्छा किया होगा, और हम खराब किए होंगे तो हो सकता है वो भी खराब किया हो। तो ये तो रिलेटिव है। इसमें 3-3.5 लाख लोग अगर देते हैं, उसमें हम यहाँ से बैठे बैठे 100 लोगों का पूछ करके हम बता दें कि भाई यह कट ऑफ होगा, और लोग तरह तरह के चैलेंज करते हैं, उस पर विवाद खड़ा करते हैं। ये तो इसको भी अभ्यर्थियों को समझना होगा कि इस कट ऑफ के अटकलबाजियों से बचने के लिए कठिन प्रश्न होंगे तो कट ऑफ कमेगा कि बढ़ेगा? कम होगा, ज़्यादा होगा, उससे क्या मतलब है। हमको तो ऊपर से जो, अगर हमको 10 गुना लेना है अपने वैकेंसी के, तो जो ऊपर से आएंगे वो कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है उसमें। 324 है तो सर कितना 3,500 3,500 दे दिए क्या? आप कैसे आप समझ सकता है कि हम ही अच्छा करेंगे, दूसरा नहीं अच्छा करेगा, 3,500 फाइनल, है ना। फीडबैक तो हमें मिलेगा ही, और आपको भी मिलेगा, और आपसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मुझे फीडबैक दें। कब तक आ जाएगा? वो कैलेंडर में दिया हुआ है। मैं समझता हूँ कि उसका रिज़ल्ट अब देखेंगे हम लोग, 1-1.5 महीना में शायद हम लोग देने की बात किए हुए हैं इसमें। उसमें डेट क्या है? उसमें जुलाई 26 जुलाई है, 2.5 महीने बाद। उसके पहले कर लेंगे हम लोग, हो जाएगा। स्क्रीन इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो नई टेक्निक से हमें एक फ़ायदा ये ज़रूर हो रहा है कि हम, एक तो कॉपी मेरा सील्ड है और सील्ड ही हालत में रहेगा, और स्कैन कॉपी पर हम इसका मूल्यांकन कर रहे हैं, और एक आदमी, एक एग्जामिनर को एक क्वेश्चन उस तर्ज पर दे रहे हैं। तो उससे क्या फ़ायदा है कि कोई मॉडरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी किया है। लेकिन चूंकि कोई भी टेक्नोलॉजी जब हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो कागज़ पर करने का जो लोग जिसे यूज़ टू हैं, उसको अगर स्क्रीन पर काम करना, माउस से काम करना, तो थोड़ा दिक्कत ज़रूर हो रही है। तो मैं भी समझता हूँ इस मामले में थोड़ा स्पीड उस तेज़ी से नहीं हो रहा है जिस तेज़ी से हम लोग चाहते थे, या जो हम लोगों ने कैलेंडर में जो जिस तरीके से दिया था। तो थोड़ा विलम्ब होगा उसका रिज़ल्ट निकालने में, मेंस का रिज़ल्ट करने में। लेकिन मैं उस गैप को, जो डिले को मैं कंपनसेट करने की कोशिश करूँगा। इंटरव्यू जो होगा उसमें नंबर ऑफ़ बोर्ड्स हम ज़्यादा रखेंगे, ताकि हमको इंटरव्यू में हम बचत कर लें समय का, और टोटल हम बाय एंड लार्ज जो हम लोगों ने अंतिम जो रिज़ल्ट जो कहा है उसी को पकड़ लेंगे। अब हम लोग चलें। अब 68 पीटी सबके अथक प्रयास से आज